हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल अतुल्यम ग्रुप। आपका स्वागत है इस चैनल पे। वीडियो होने वाला है जहां पे कि हम आपको बताने वाले हैं कि रियल स्टेट में एज अ करियर आप कैसे इसको ऑप्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही रियल स्टेट की बात आती है और करियर की बात आती है तो आपके नज़रों में या आपके जहन में सिर्फ एक पिक्चर नज़र आता है कि रियल स्टेट में एक टेबल, एक कुर्सी लेके, कुर्ते पैजामा में बैठ के, लंबे लंबे चेन पहन के और कड़े पहन के लोग बैठे होंगे और डील कर रहे होंगे। तो वी कॉल देम एज अ प्रॉपर्टी डीलर। तो आपके जहन में भी यही आता है कि रियल स्टेट में करियर मतलब प्रॉपर्टी डीलर बनना, या जिसके पास कोई भी काम नहीं होता है वो शायद प्रॉपर्टी डीलर बनता है। लेकिन ये एक मिथ है, ठीक है, इसे हमें करेक्ट करना पड़ेगा। जो पिक्चर्स और जो इमेजेस अभी तक आपने देखा होगा, जिन लोगों के बारे में आपने सुना होगा, वो लोग जो काम करते हैं वो सेकेंडरी मार्केट में काम करते हैं, वो लोकल गली में और आसपास के एरिया में काम करते हैं, लोकलाइट होते हैं और सेकेंडरी मार्केट में ऑपरेट करते हैं। लेकिन जो रियल स्टेट है वो एक बहुत बड़ा अपने आप में इंडस्ट्री है, अपने आप में इतना बड़ा इंडस्ट्री है कि इसको रेगुलेटर लाने की जरूरत पड़ी है। सितंबर 2018 के बाद अगर आप रियल स्टेट में हैं, अगर आप इसकी खरीद फरोख्त कर रहे हैं, अगर आप बेच रहे हैं रियल स्टेट में कुछ, तो आपके पास रेरा का लाइसेंस होना चाहिए। और अगर आप डेवलप कर रहे हैं तो भी आपके पास रेरा का लाइसेंस होना मैंडेटरी है। रेगुलेटर तभी आता है जबकि इंडस्ट्री बड़ी होती है, चाहे वो सेबी हो, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो, चाहे आपका आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो। जब आपकी इंडस्ट्री बड़ी होती है तो वहां पे रेगुलेटर की जरूरत पड़ती है। मैं एक आम भाषा में बात करना चाहता हूं कि अगर मैं अपनी बारे में भी बात करता हूं कि मैं जब इस इंडस्ट्री में आ रहा था तो मैंने भी अपने पेरेंट्स से पूछा था कि मुझे इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उनके दिमाग में भी ये सिर्फ मात्र एप्रीहेंशन थी कि आई एम अ बीटेक ग्रेजुएट, I have done my MBA, then I have completed my law. So my father said कि जब इतना सब कुछ करके रियल स्टेट में ही जाना था तो ये सारी चीज़ें की क्यों। तो मैं उसका कारण आपको बताता हूं कि इतने सारी जो चीज़ें की हैं, मैंने बीटेक करने के बाद सत्यम कंप्यूटर्स एक्सेल टेक्नोलॉजीज में सर्व किया है, या एमबीए करने के बाद एचडीएफसी को सर्व किया है, उसके बाद अपने बिजनेस को संभालने के लिए मैंने अपना लॉ किया है। सो एजुकेशन हैज़ मेड मी अ बेटर पर्सन। और एजुकेशन का और बिजनेस का डायरेक्ट ताल्लुकात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एक पढ़ा लिखा इंसान और एक बिना पढ़ा लिखा इंसान बिजनेस करता है तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क ये होता है। रियल स्टेट अभी तक हमारे में यही नजर आ रहा था, बट मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि एज अ करियर आप इसको कैसे ऑप्ट कर सकते हो। जो प्राइमरी मार्केट है, प्राइमरी मार्केट यानी कि वो प्रोडक्ट जो कि डेवलपर के यहां से डायरेक्टली रिलीज होता है। सेकेंडरी मार्केट यानी कि रीसेल मार्केट, रमेश ने सुरेश को बेचा, ये एक सेकेंडरी मार्केट है। लेकिन डीएलएफ से रमेश ने खरीदा, ये एक प्राइमरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट का जो स्टेक है वो बहुत बड़ा स्टेक है प्राइमरी मार्केट का। और प्राइमरी मार्केट में कैसे काम होता है कि मान लीजिए कि एक रियल स्टेट की कंपनी है, फॉर एग्जांपल मैं डीएलएफ की बात करता हूं। डीएलएफ एक कंपनी है, तो डीएलएफ के बेसिकली दो काम होते हैं, कंस्ट्रक्शन करना और कंस्ट्रक्शन करके उसको सेल करना। हालांकि जितने भी डेवलपर हैं आज तक उन्होंने कभी भी अपनी कंस्ट्रक्शन खुद नहीं की है। कंस्ट्रक्शन के लिए वो आउटसोर्स करते हैं, चाहे वो एलएनटी हो, चाहे वो पुंजलॉयड हो, अच्छे कंस्ट्रक्ट, चाहे वो जिंदल हो, उनको उनका कंस्ट्रक्शन का वो कॉन्ट्रैक्ट आगे फॉरवर्ड करते हैं। उनका एक पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट तय हो जाता है, उसी रेट के हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में अगर मैं बात करूं कि करियर की, तो वहां पे सिविल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं पहले की बात करूं कि तो आर्किटेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो रियल स्टेट में एज अ करियर आपका एज आर्किटेक्ट शुरू कर सकते हो, एज अ सिविल इंजीनियर शुरू कर सकते हो, अगर आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो। तो कंस्ट्रक्शन करने के बाद जो डेवलपर का दूसरा काम था वो सेल करने का काम था। बट अनफॉर्चुनेटली आज तक किसी भी डेवलपर ने किसी भी प्रोडक्ट को खुद से सेल नहीं किया है। इनको सेल करने के लिए एक ऐसे कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है जिनके पास तकरीबन 100 के आसपास के एम्प्लॉयज हो। इसका फायदा यह होता है कि जब उनके प्रोजेक्ट नहीं भी आ रहे होते हैं तो उनको अपने एम्प्लॉय को बेंच स्ट्रेंथ पे रखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने वो हायरिंग ही नहीं कर रही होती है। मान लीजिए कि एक 700 एकड़ का प्रोजेक्ट डीएलएफ लेके आता है, उसको बेचने के लिए उसके पास कम से कम 700 एम्प्लॉय होने चाहिए। लेकिन डीएलएफ इस
इंटेलिजेंट इनफ, वो क्या करता है, 7 ऐसे कंपनीज के पास जाता है जिनके पास 100 के आसपास इंप्लॉइज हो। हम उनको अंडर राइटर्स कहते हैं, कि जो कि मार्केटिंग राइट परचेज करते हैं। तो जो कंपनियां मार्केटिंग राइट परचेज करती हैं वो बेसिकली अंडर राइटर्स होते हैं, और वो जो मार्केटिंग राइट्स परचेज करते हैं तो वो उनके प्रोडक्ट को सेल करते हैं थ्रू डिफरेंट मीडियम, कि अपने चैनल पार्टनर के थ्रू, अपने अलग अलग रिसोर्सेज के थ्रू उसको सेल करते हैं। सो इसमें जो करियर की बात हम कर रहे हैं कि क्या क्या करियर हो सकता है। लेट अस सपोज कि आप जॉब के लिए रियल एस्टेट में अप्लाई करते हो, डेवलपर फॉर्म के यहाँ पे आप अप्लाई करते हो, तो आप वहाँ पे एज अ सेल्स ज्वाइन कर सकते हो, एज अ एचआर ज्वाइन कर सकते हो, एज अ एडमिन ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपको हाई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है और अपना नेटवर्थ आपको बनाना है, ठीक है, तो आप ऐसी कोई कंपनी जहां पे कि जो कि मार्केटिंग राइट्स किसी कंपनी के उठाते हैं, वहां पे अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपके पास इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी होती है। फॉर एग्जांपल एक डेवलपर है जिनके 2 प्रोजेक्ट हैं, तो आप अगर उस फर्म को ज्वाइन करते हो तो आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं। लेकिन अगर आप एक अंडर राइटर के पास ज्वाइन करते हो जिसके पास 50 से ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं, तो आप कभी खाली नहीं बैठोगे, हमेशा आपके पास काम ही काम होता है। नाउ हाउ डज दिस ऑपरेट, ये पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है ये ऑपरेट कैसे करता है। ये ऐसा ऑपरेट करता है कि सबसे पहले जो यहां पे होता है कि लीड जनरेशन का प्रोसेस होता है। सो लीड जनरेशन का जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंट मीडियम ऑफ मार्केटिंग के थ्रू होता है। कि रियल एस्टेट एक ऐसा सेल्स है जिसमें कि ऑब्लिगेटरी सेल आप नहीं कर सकते। आप अपने रेफरेंस में जाके अपने मामा, ताऊ जी, चाचा जी को जबरदस्ती ये प्रोडक्ट नहीं पकड़ा सकते, क्योंकि इसका टिकट साइज बहुत हाई है। ये म्यूचुअल फंड नहीं है, ये इंश्योरेंस नहीं है। तो यहाँ पे जब टिकट साइज बहुत हायर होता है तो यहाँ पे हमें लीड जनरेट करने होते हैं, उन कस्टमर से बात करनी होती है जिनको रिक्वायरमेंट होती है। अब जिन कस्टमर को रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे तक कैसे पहुंचेंगे, तो अलग अलग तरीके से IVR के थ्रू हो गया, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट हो गया, आपका होर्डिंग एडवर्टीजमेंट्स हो गया, फेसबुक ऐड हो गया, गूगल एडवर्ड्स हो गया, इसके माध्यम से हम लोग कस्टमर्स को पुल करते हैं। तो एक ये अलग डिपार्टमेंट होता है जिसको कि हम लीड जनरेशन डिपार्टमेंट बोलते हैं या मार्केटिंग डिपार्टमेंट बोलते हैं। सो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में यू कैन हैव अ ग्रेट करियर, आपका अच्छा करियर वहां पे डेवलप हो सकता है। बस आपको सोशल मीडिया की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, सोशल मीडिया का आपको इन एंड आउट पता होना चाहिए, ऐड कैसे पोस्ट करते हैं, ऐड कैसे ट्रैक करते हैं, इसके लिए अलग अलग जगह पे कोर्सेस भी होती हैं। अगर जिन लोगों ने इसमें कोर्सेस किया होता है, तो अगर आप रियल एस्टेट के लिए काम करते हो, हैविंग सेड दैट कि यही काम अगर आप डिजिटल मीडिया में किसी फैशन इंडस्ट्री के लिए करते हो, किसी ब्यूटी इंडस्ट्री के लिए करते हो, किसी अपैरल इंडस्ट्री के लिए करते हो, तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं है जो अपॉर्चुनिटी आपको रियल एस्टेट में मिलता है। सो पहला जो आप अपना करियर यहाँ पे डेवलप कर सकते हो वो एज अ डिजिटल मीडिया में आप अपना यहाँ पे करियर डेवलप कर सकते हो, सोशल मीडिया पे प्रमोशंस के थ्रू लीड जनरेशन का। दूसरा, जब वो लीड जनरेट हो जाती है तो लीड जनरेट होने के बाद वो सेल्स डिपार्टमेंट के पास जाती है, और सेल्स डिपार्टमेंट क्या करता है कि उनको प्रेजेंटेशन देते हैं, प्रेजेंटेशंस के बाद उनकी नीड एनालिसिस करते हैं, और नीड एनालिसिस करने के बाद उनको जो प्रोजेक्ट पसंद आता है उस प्रोजेक्ट के बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। सी, रियल एस्टेट सेल इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम। इट इज नॉट लाइक आपने सुना होगा कि मैं बहुत अच्छा सेल्समैन हूं, मैं तो चैंपियन आदमी हूं, मैं तो गंजे को भी कंगी बेच देता हूं। सो दिस इज नॉट सेल्स। गंजे को कंगी बेचना इज नॉट सेल्स, इट इज ऑब्लिगेशन। कि अगर आपने उसको बेच भी दिया, उसकी जरूरत क्या है, उसको उसकी जरूरत ही नहीं है, तो फिर वो आगे फ्यूचर में आपको कभी भी रेफरेंसेस नहीं देगा। और हमारा जो मार्केट होता है वो रेफरेंस बेस्ड मार्केट ऑपरेट होता है। तो हमें क्लाइंट की नीड समझनी होती है, जो नीड क्लाइंट की होती है उस नीड बेस के हिसाब से हमें प्रोजेक्ट उनको हमें देने होते हैं। इसके बाद जो अगर सेल्स क्लोज हो जाती है, तो सेल्स क्लोज होने के बाद ये जो डॉक्यूमेंटेशन की पार्ट आती है, तो डॉक्यूमेंटेशन का जो पार्ट होता है वो CRM देखता है। सो CRM, यू कैन हैव अ ग्रेट करियर इन CRM एज वेल, कि जहाँ पे कि डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखा जाता है, जो रिवेलेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा फिर यहाँ पे HR डिपार्टमेंट है, जहाँ पे कि आप रियल एस्टेट में HR डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि रिक्रूटमेंट में, सैलरी में, अट्रिशन रोकने में यहाँ पे काम आता है। ठीक है, इसके अलावा जो है एडमिन का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। सो इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग प्रकार के यहाँ पे आपके पास करियर ऑप्शंस होते हैं कि जो कि आप रियल एस्टेट में एज अ करियर बना सकते हो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद रियल एस्टेट में स्टेबिलिटी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो प्रोडक्ट के साइज का टिकट है वो टिकट साइज बहुत बड़ा है। और मैं आपको बताता हूं कि क्योंकि इसका टिकट साइज बहुत बड़ा है, इसीलिए ये गेम चेंजर है।
अगर मैं छोटे टिकट साइज की बात करूं, अभी रिसेंटली रेवोल्यूशन हुआ, MBA चाय वाला अगर आपने सुना हो या चायोस वाला आपने सुना हो, तो टिकट साइज 10 रुपए का है। 10 रुपए के टिकट साइज के साथ उन्होंने वंडर्स क्रिएट कर दिए। हमारे यहाँ पे जो टिकट साइज है वो मिनिमम 1 CR का टिकट साइज शुरू होता है। तो अगर इंसेंटिव 0.25 भी अगर आपके पास आता है तो 25,000 रुपए आपको इंसेंटिव आता है। 25,000 के लिए आप सोच सकते हो कि कितने कप आपको चाय बेचने पड़ेंगे, तो वहां पे आएंगे। और आज तक किसी भी इंडस्ट्री में मेरे ख्याल से जो ये रियल एस्टेट का रेवोल्यूशन है, मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी कॉर्पोरेट हाउस नहीं होगा जो रियल एस्टेट में नहीं है। चाहे वो DLF की हम बात करते हैं, चाहे हम अडानी की बात करें, चाहे हम गोदरेज की बात करें, चाहे हम शोभा की बात करें, ठीक है, चाहे हम आदित्य बिरला ग्रुप की बात करें, हर कॉर्पोरेट रियल एस्टेट में है। बिकॉज रियल एस्टेट में टिकट साइज बहुत बड़ा होता है और उस टिकट साइज के हिसाब से आपकी इंसेंटिव बड़ी होती है। मैं इस बात को जानता हूं कि हार्ड वर्क से आपकी सक्सेस मिलती है, लेकिन मैं सिर्फ पर्टिकुलरली अभी सेल्स में करियर की बात कर रहा हूँ, रियल एस्टेट में सेल्स की करियर की बात कर रहा हूँ कि अगर आप रियल एस्टेट के सेल्स में करियर अपना बनाना चाहते हैं तो इसमें जो है कि सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा और आपको अच्छे टिकट साइज पे आपको सेल करना पड़ेगा। अगर हार्ड वर्क से सिम कार्ड बेचने से इंसान अमीर नहीं बनता है, पानी के बॉटल बेचने से इंसान अमीर नहीं बनता है, आपका टिकट साइज बड़ा होना चाहिए। तो रियल एस्टेट में क्या है कि टिकट साइज आपका बड़ा होता है और मुझे ये मैं मानता हूं और ये जानता हूं और एक्सपीरियंस भी कर चुका हूं मैं कि जितना एक 5,000 के म्यूचुअल फंड बेचने में इफर्ट लगता है उतना 5 करोड़ के ही फ्लैट बेचने में इफर्ट लगता है। इफर्ट दोनों जगह बराबर है, दोनों की कस्टमर आइडेंटिफिकेशन भी होती है, उतने ही मेहनत लगता है, लेकिन यहां पे आपका जो इंसेंटिव पार्ट है वो आपका इंसेंटिव पार्ट आपका बढ़ जाता है। नाउ सवाल ये आता है कि रियल एस्टेट सेल्स में इतना प्रॉस्परस करियर है तो हम कैसे चूज करें या कैसे स्टार्ट करें? तो बहुत सिंपल है, आप एक ऐसे कंपनी को सर्च कीजिए गूगल में जिसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, एक ऐसे कंपनी को सर्च कीजिए जिनकी कस्टमर कंप्लेंट्स 0 है, और दूसरा एक ऐसे कंपनी को सर्च कीजिए जहां पे कि आपको सैलरी कम मिलती हो। कई लोगों को शायद ये चीज डाइजेस्ट नहीं होगा कि कम सैलरी पे हम क्यों ज्वाइन करें, राइट? लेकिन जब आपकी सैलरी कम होगी, आप मेरी बात पूरे ध्यान से सुनिएगा, कि ऐसे कंपनी को ज्वाइन कीजिए जहां पे आपकी सैलरी कम हो और वेरिएबल्स ज्यादा हो। बिकॉज जब आपकी सैलरी ज्यादा होगी तो आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ये हम रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन या FMCG नहीं बेच रहे हैं, ये आपको ज्वाइन करने के एटलीस्ट 3 महीने तक तो समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। और अगर आपकी सैलरी ज्यादा है तो आप HR के नजरों में और आप डायरेक्टर्स के नजरों में, आप सबके नजरों में चुभना शुरू होगी और कॉस्ट कटिंग होगी, तो सबसे पहले आपको निकाला जाएगा। और जब तक आपको समझ में आ रहा होगा रियल एस्टेट, तब तक तो आप इससे विदा ले चुके होंगे, और विदा लेने के बाद आप इसके बारे में नेगेटिव बोल रहे होंगे, औरों को भी इसके बारे में नेगेटिव कर रहे हो, लेकिन वो प्रोसेस ही नहीं है। प्रोसेस ये है कि आपको एक ऐसे कंपनी के साथ ज्वाइन करना चाहिए जहां पे आपको सैलरी कम मिले और आपका कम से कम 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी के साथ हो कि कम सैलरी में मैं 1 साल तक इस कंपनी के साथ काम करूंगा और कंपनी भी आपको 1 साल का टाइम दे और आपकी वेरिएबल हाई हो। आई हैव सीन दैट पीपल आर डूइंग वंडर्स जहां पे कि वेरिएबल हाई होता है। एक साल के अंदर उन्होंने 50-50 लाख रुपए इंसेंटिव के फॉर्म में कमाए हैं। आई नो पीपल, कुछ मेरे खुद के जान पहचान के लोग हैं, मेरे खुद के टीम है जिन्होंने 50 लाख रुपए से ऊपर का इंसेंटिव कमाया। क्यों? उनकी सैलरी बहुत कम है, उनका वेरिएबल बहुत ज्यादा हाई है। तो जब आपका वेरिएबल हाई होता है तो आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क डालते हो, बहुत ज्यादा इफर्ट्स आप डालते हो। सो आपको एक ऐसे कंपनी को सेलेक्ट करना है जहां पे कि आपको ग्रोथ मिल सके, जहां के पास, और आपको एक ऐसे कंपनी को सेलेक्ट करना है जिनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो, बुके ऑफ प्रोडक्ट हो, बुफे ऑफ इनफैक्ट प्रोडक्ट हो, कि अगर आपने किसी क्लाइंट से बात की हुई है तो अगर क्लाइंट को 20 लाख का बजट है तो 20 लाख के बजट में भी होना चाहिए। आपका 50 लाख का बजट है तो 50 लाख के बजट में होना चाहिए। कस्टमर को अगर रेसिडेंशियल की रिक्वायरमेंट है तो रेसिडेंशियल भी होना चाहिए। कस्टमर को अगर कमर्शियल की रिक्वायरमेंट है तो कमर्शियल भी होना चाहिए। कस्टमर को अंडर कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है तो अंडर कंस्ट्रक्शन भी होना चाहिए। रेडी टू मूव चाहिए तो रेडी टू मूव चाहिए। अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो जिनके पास प्रोडक्ट ही सिर्फ एक है तो आपके कस्टमर, आप मेहनत भी कर रहे होगे, कस्टमर भी ला रहे होगे, लेकिन आपका वो क्लोजर्स बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा। सो आपको इन बातों पर ध्यान देना है कि ऐसे कंपनी को आप सेलेक्ट करें जिनके पास कि बहुत ही प्रचुर मात्रा में आपके पास कस्टमर हो। दूसरा, रियल एस्टेट में करियर बनाने के लिए जो बेसिक फंडामेंटल आपको चाहिए वो ये चाहिए कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, 2 चीजें मैं बताऊंगा आपको कि रियल एस्टेट में करियर बनाने के लिए क्या चीजें चाहिए। 2 सबसे महत्वपूर्ण चीज चाहिए। एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसिवरेंस, कि आपकी जिद, कामयाबी की जिद, और दूसरा डिसिप्लिन।
दिस इज अ हाईली इनडिसिप्लिन इंडस्ट्री डन बाय डिसिप्लिन पीपल। सो आपको यहां पे डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। अब आप ये कहोगे कि डिसिप्लिन कैसे, तो मैं ये कहता हूं कि आप एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें जिनका ऑफिस टाइमिंग 9 बजे का हो। अब आप बोलोगे कि यार 9 बजे ऑफिस आने से सेल्स आ जाती है, द आंसर इज नो, बट प्रैक्टिस हो रही होती है, माहौल बन रहा होता है, राइट। आप अगर मैं अपना एग्जांपल देता हूं कि मैं फौजी बैकग्राउंड से आता हूं, तो हमारा अभी तक वॉर कितने बार हुआ, 65, 71, 65, 71, आई थिंक 99 कारगिल। लेकिन अगर आप फौजी लोगों को देखोगे तो हर रोज सुबह 4 बजे से उठ के वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो अगर आपको रियल एस्टेट में करियर बनाना हो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा आपको, और एक्स्ट्रा जिस कंपनी में इस डिसिप्लिन का माहौल बना हो उस कंपनी को आपको ज्वाइन करना आपको चाहिए। आपको ये करना पड़ेगा कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करना है, आपको रिटेन करना है, राइट। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका रिटेंशन और लॉयल्टी, कि जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपका लॉयल्टी का होना बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं कि उनको थोड़े ही दिनों में लगता है कि अच्छा यही तो काम था, ये काम मुझे आ गया है, अब मैं अपना काम कर सकता हूँ, एंड दैट इज द पॉइंट वेयर दे फेल। उनके फेलियर का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उनको लगता है कि अब मैं अपना काम खुद से करता हूँ, अपना काम खोल सकता हूँ मैं, और वहाँ पे वो फेल हो जाते हैं। I know people जिन्होंने अपना काम खोला है एंड दे हैव फेल्ड मिजरेबली। I also know people जिन्होंने अपना काम करा, सीख के किया, उन्होंने बहुत सक्सेस पाई। बट आप यहाँ पे आपको एक लंबा टाइम देना पड़ेगा, आपको एक लंबा समय देना पड़ेगा। हो सकता है कि आप अपना काम खोल के भी इतनी अर्निंग नहीं कर पाओगे जितना कि आप किसी कंपनी में रह के आप उतना अर्न कर पाओगे, बिकॉज काम जो है वो इंडिविजुअल नहीं करता है, काम जो है वो प्रोसेस करता है। सो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनी के साथ आपको काम करना चाहिए, बिकॉज जब आप प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनी के साथ आप काम करते हो तो ना सिर्फ आपके पास पैसा आता है, आपके पास एक सेटिस्फेक्शन आता है, एक टीम गेम होता है, आपकी ट्रैवलिंग, आपका इंजॉयमेंट, आपका इंटरनेशनल ट्रिप्स, आपकी ये सारी जब चीजें होती है तो आप इंजॉय कर रहे होते हैं, बिकॉज पैसे की लिमिट नहीं होती है। कभी मतलब किसी के लिए 2 लाख रुपए पर मंथ बहुत होता है और किसी के लिए 2 लाख रुपए पर मंथ कुछ भी नहीं होता है, बट डिपेंड होता है कि आप उस पैसे को कमा के हाउ आर यू फीलिंग, आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल कितना है। तो आप तभी सेटिस्फाई हो सकते हो जब आप एक टीम के साथ काम करते हो, आप टीम गेम के साथ काम कर सकते हो। सो दिस हैज गॉट अ एनॉर्मस पोटेंशियल। सो चूज योर कंपनी वाइजली एंड मेक अ ग्रेट करियर इन रियल एस्टेट।